Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to this live session. This live session is meant to talk at length about the 5 to 6 agenda point regarding to the today's notification from Sindh Public Service Commission regarding the long-awaited exams of subject specialist in various subjects, and along with that the papers, the exams of assistant in college education, in parliamentary affairs, for example, the various recruitment exams will be conducted. So in this live session we will specifically shed light on the actual and the official syllabus of English subject specialist, and I'm giving you a list जिसके ऊपर हम बात करेंगे. सबसे पहले जो हमारे एजेंडा ऑफ डिस्कशन होगा कि जो सिलेबस है वो इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का क्या है, एक्चुअल क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे. दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा जो एग्ज़ाम स्लिप्स हैं वो कब जो है पब्लिश की जाएंगी. और तीसरे नंबर पर जो अहम हमारा एजेंडा है कि जो सिलेबस दिया है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में उसका जो ब्रेक डाउन है, जैसे उन्होंने 4 से 5 एरियाज दिए हैं, मेजर एरियाज, उसको हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम. 10 दिन के अंदर हम इस सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं, कौन से क्वालिटी रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम इस टेस्ट के अंदर, ये बहुत बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है. बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है तमाम तर अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो कि सालों से मेहनत कर रहे हैं किसी अपने एक स्टेबल करियर को चूज करने के लिए. सो इन दिस सेशन जो हमारी 4th डिस्कशन पॉइंट होगी वो सेंटर होगा कि एग्जाम का सेंटर सडनली सारे जो है स्टूडेंट्स एक शॉक का शिकार हो गए हैं. दे आर टेकन अबैक विद द अनएक्सपेक्टेड सेंटर. तो कौन सा होगा सेंटर और क्यों चेंज किया गया है, और उसके बाद गेस क्वेश्चंस आपको कैसे मिल सकते हैं, हाउ यू कैन हैव द सम ऑफ द गेस क्वेश्चंस सो दैट यू कैन प्रिपेयर टू द पॉइंट. और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट के मिसलेनियस चीज़ें इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्रिपरेशन के लिए आप कौन सी यूज़ कर सकते हैं. तो इस सेशन को आखिर तक ज़रूर देखें. तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले जैसे देखें, हमारी कौम वो कौम है वो तब एक्साइटेड होती है जब कोई जॉब अनाउंस होती है, और फिर वो सारे के सारे साकन हालत में चले जाते हैं और अपने मामूल के कामों में चले जाते हैं. फिर दूसरी मर्तबा वो एक्साइटेड तब होते हैं जब कोई टाइम टेबल आता है एग्ज़ाम का, और तीसरी मर्तबा एक्साइटेड तब होते हैं, सुपर एक्साइटेड तब होते हैं जब वो फेल हो जाते हैं. तो लिहाजा ये एक प्रोसेस है. करियर चेंज, करियर वर्टिकल मोबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंसिस्टेंसी चाहता है. तो कंसिस्टेंसी की गैर मौजूद की वजह से आज जो स्टूडेंट्स इस्तिराब का शिकार है, जो रेस्टलेसनेस और कंफ्यूजन और पॉइंटलेसनेस का शिकार है कि उनको पता नहीं है कि व्हाट टू फॉलो, व्हाट विल कम फॉरवर्ड, जो एमिनेंट चीज़ें हैं वो क्या होगी, आने वाली चीज़ें क्या होगी. तो आज इंशाल्लाह इस ब्रीफ सेशन में उम्मीद है कि हमारी तरफ से कुछ ना कुछ आपके राह मशल साबित होगी हमारी बातें. तो सबसे पहले आपने ये करना है, एक्साइटेड नहीं होना. सबसे पहले रिलैक्स रहे, ठीक है, रिलैक्स रहे, मेंटली सेटिस्फाइड रहे, बिल्कुल रिलैक्स रहे. कोई भी जो है वाकई कोई बमशेल नहीं गिरा. ये बस एक ज़िंदगी का एग्ज़ाम है, उसको आपने पीसफुली डील करना है, पीसफुली तैयारी करनी है और आराम से बैठ के तैयारी करनी है. और दूसरी अहम बात, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रेस में होते हैं 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल कुछ जो है डेली वेजेस पे काम करते हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, और कुछ जो गवर्नमेंट मुलाजिम है जो कि वर्टिकल मोबिलिटी चाहते हैं वो काम कर रहे हैं. देखो इस टेस्ट के अंदर 10 दिन है. 10 दिन के अंदर बहुत सारी सल्तनतें गरीबी हैं और उनको
फतेह भी किया गया है। 10 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी करंट जॉब है उससे आप ऑफ ले लें 10 दिन, बैठ के पीसफुली रिलैक्सेशन के साथ इसकी तैयारी करें। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं जो हमारा नंबर 1 एजेंडा है, वो है सिलेबस क्या है। सिलेबस के अंदर सबसे पहले इंग्लिश ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले है लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स दोनों एकेडमिक में आता है, जहां से 60% क्वेश्चन आएंगे। 60% 50 का कितना बनता है, 30 बनता है। ठीक है, बाकी जो 10% है वो इंग्लिश से आएगा। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी दोनों को मिला के, और तीसरा जो है वो 10% जनरल नॉलेज में आएगा। तो जनरल नॉलेज, इंग्लिश, एकेडमिक में लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स, ये हो गया जनरल सिलेबस। इसका मैं आगे चल के आपको ब्रेकडाउन बताता हूँ। ठीक है, दूसरा जो अहम पॉइंट है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये है कि स्लिप कब आएगी। स्लिप 2 या 3 दिन एग्जाम से पहले स्लिप वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है। 10 दिन पहले टाइम टेबल अपलोड हुआ, 2-3 दिन ठहरे, वेबसाइट पे आपकी स्लिप्स, एडमिशन स्लिप्स या जिसमें एनरोलमेंट स्लिप आप कहते हैं, वो जो है आपको 2-3 दिन पहले एग्जाम से आपको मतलब वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी, और वो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, मैं आपको नोटिफाई करूंगा। ये सोशल मीडिया का दौर है, नॉलेज रिवोल्यूशन का दौर है, हर जगह पर आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलता होगा, तो उसके लिए परेशान मत हो। ठीक है, नंबर तीसरी बात है सेंटर। वाई सेंटर हैज बिन रिवर्टेड टू हैदराबाद। हैदराबाद आपको पता होगा कि सिंध का जो है एक एजुकेशनल कैपिटल है, एजुकेशनल कैपिटल, उसको याद करें। ठीक है, वहां पर एसपीएससी की मेन ऑफिस हैदराबाद के अंदर है, और चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जब कम होता है तो तब वो एसपीएससी अकॉर्डिंग टू दी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स वो डिसाइड करते हैं कि अभी कैंडिडेट्स को हम यहाँ बुलाएंगे। यहाँ पर मसाइल होंगे, 10 से 15 स्टूडेंट्स को मसाइल होंगे। कोई आउट ऑफ द प्रोविंस रहता है, कोई जो खास तौर पर ख्वातीन जो है उनको परमिशन नहीं होती है, लेकिन यू हैव टू मैनेज इट। ठीक है, अगर आप अपनी जिंदगी में ये चांस अवेल करना चाहते हैं तो यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर होम्स विद योर गार्डन्स। आप अपने गार्डन्स के साथ चले जाएं, वो जाना होगा। ठीक है, और इससे ना घबराएं, ये माइंडसेट बना लें, ये अपना माइंडसेट बना लें कि मैंने फला तारीख को हैदराबाद जाना है टू अटेम्प्ट द टेस्ट। माइंडसेट होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। ठीक है, तो ये माइंडसेट आपने बनाना है। अभी ये है बिल्कुल नाजायजी। आई रिकनेक्ट, आई कंसीडर इट इनजस्टिस कि आप फॉर एग्जांपल एक जो कश्मीर में बैठा हुआ है, जो उबाड़ो में बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल जो लाड़काना में बैठा हुआ है, हाउ ही और शी वुड मैनेज टू रीच हैदराबाद ड्यू ऑन टाइम, जहां पर इतने उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। ठीक है, और अभी आते हैं जो हमारी मेन डिस्कशन है। मेन डिस्कशन ये है कि सिलेबस ब्रेकडाउन। सबसे पहले मैं लिटरेचर की बात करूंगा। लिटरेचर में क्या पढ़ेंगे, पेन और पेज अपना साथ रख लें, लिखते जाएं तो अच्छी बात है। लिटरेचर में सबसे पहले आपने हिस्ट्री को पढ़ना है, फ्रॉम एंग्लो सैक्सन्स टू पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर। इसके अंदर आपने देखना क्या है, इसके अंदर आपने देखना है मेजर राइटर्स और उनके वर्क्स। एक पॉइंट ये हो गई। दूसरा पॉइंट, उस एज के अंदर जो डोमिनेंट यानरा कौन सी थी। ठीक है, ये आपने देखा, जैसे रेनेसांस के अंदर ड्रामा थी। ठीक है, तीसरा, उस एज के अंदर जो मूवमेंट कौन सी चली। ठीक है, मूवमेंट जैसे एलिजाबेथन एज के अंदर रेनेसांस मूवमेंट चली। ठीक है, और रिस्टोरेशन पीरियड के दौरान, या जैसे चार्ल्स टू के दौरान रिस्टोरेशन मूवमेंट चली। और चौथी पॉइंट इसके अंदर आप क्या डिस्कस तैयार करने की कोशिश करेंगे, आप ये देखेंगे कि किस एज में कौन सी यानरा डेवलप हुई है। ठीक है, यानरा क्योंकि एज वाइज टाइम टू टाइम डेवलप होती रही है। मतलब जैसे लिटरेचर शुरू हुई या चौसर के टाइम पर या एंग्लो सैक्सन्स के टाइम पर, वहां पर सिर्फ रोमांसेस और पोइट्री में लिटरेचर लिखा जाता था, शायरी लिखी जाती थी और कुछ नहीं लिखा जाता था। उस वक्त कोई प्रोज नहीं था, सवाए जो थॉमस वैट के कुछ जो लिखता था, उसने एक ट्रांसलेट किया था ग्रीक और लैटिन वर्क जो ट्रांसलेट किया था, सवाए उसके कोई एक जेन्युइन
प्रोज के अंदर कोई भी यानरा जो है ना वो उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो किस एज के अंदर कौन सी यानरा डेवलप हुई है? फॉर एग्जांपल प्रोज जो हुई है, खास तौर पर प्रोज ऑन इट्स पीक रेनेसेंस में डेवलप हुई है, क्योंकि ये आपको पता होगा फिर जो अच्छा आपने ये भी पढ़ना है कि कौन सी जो यानरा है किस लिटरेचर से ड्राइव्ड है। जैसे पोइट्री हो गई, ये भी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ड्राइव्ड है, ग्रीक लिटरेचर से, और जो प्रोज है जर्मन लिटरेचर से ड्राइव्ड है। उसके अंदर पांचवी पॉइंट जो मूवमेंट्स हैं उसके प्रोपोनेंट्स, उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, ये होता है हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री के अंदर फिर आप एज वाइज यानरास को डिवाइड करते जाए। टाइम थोड़ा है लेकिन आपने सिर्फ यू हैव टू गिव अ बर्ड आई व्यू टू दिस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अच्छा, मैं वो बातें बता रहा हूँ जो कि आपने जरूर जानी है, जरूर करनी है, और मैं अब टू द स्पेसिफिक भी आता हूँ बाद में। ये हो गया लिटरेचर के अंदर एक हिस्ट्री। दूसरा मेजर पोइट्री के अंदर दो चीजें जरूर पढ़ें, क्लासिकल पोइट्री और रोमांटिक पोइट्री। क्लासिकल पोइट्री के अंदर आपने कैंटरबरी टेल्स पढ़ना है, शेक्सपियर के शॉर्ट पोएम्स पढ़ने हैं, जो दो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, उनके खास तौर पर उनके नाम्स और उनके अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो पढ़ने, समरी नहीं पढ़नी, समरी का टाइम नहीं है, वो तो जरूरी भी नहीं है, ठीक है। क्लासिकल पोइट्री के अंदर अपना चौसर आ गया, शेक्सपियर आ गया, और उसके अंदर जॉन डन क्लासिकल ही कहा जाता है, उसको भी पढ़ना है। और उसके बाद क्लासिकल पोइट्री के अंदर आपने टीएस इलियट को भी जरूर पढ़ना है, टीएस इलियट को, ठीक है। टीएस इलियट का वेस्टलैंड मैंने एक अच्छी समरी बना के आपको भेजी थी, यूट्यूब पर पड़ी हुई, वो देख सकते हैं आप, वो जरूर गो थ्रू करें, क्योंकि अभी तक मैं समझता हूँ कि थॉमस इलियट जो भी मतलब पिछले 5 साल में पेपर हुए एसपीएससी या लेक्चरर के, थॉमस इलियट को ये टच कर दिया है। थॉमस इलियट का वो जो वीडियो है वो मतलब वन एंड ओनली सोल्यूशन है उसके लिए, ठीक है। तो टीएस इलियट हो गया, और उसके साथ अलेक्जेंडर पोप का सिर्फ आपने क्या पढ़ना है, रेप ऑफ लॉक। रेप ऑफ लॉक के अंदर कैरेक्टर्स कौन से हैं, स्टोरी कैसे डेवलप हुई है, और स्टोरी एक्चुअल स्टोरी, क्योंकि ये मॉक एपिक होती है ना, मॉक एपिक वो होती है जो एक बहुत बड़ी एपिक को कॉपी करके या उसको इमिटेट करके कोई शॉर्ट पोएम बनाई जाए, उसे मॉक एपिक कहते हैं। और उसने किस रियल स्टोरी को मॉक किया था, ये भी सवाल आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, वन एंड ओनली क्लासिकल पोइट्री के अंदर आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं मिल्टन को। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, प्लीज इसको डिटेल में पढ़े। आप यूं पढ़े, आप कोई जो मैं वर्क्स बताते जा रहा हूँ आप इन पे सर्च करें इंटरनेट पर भी कि सॉल्ड एमसीक्यूज अबाउट जॉन मिल्टन, सॉल्ड एमसीक्यूज अबाउट पैराडाइज लॉस्ट। ये क्लासिकल पोइट्री के अंदर ये चीजें जरूर कवर करें। रोमांटिक पोइट्री के अंदर आपने शुरू करना है विलियम ब्लैक से। उसके सिर्फ आपने ये करना है विलियम ब्लेक के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज या सॉल्ड एमसीक्यूज अबाउट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, सिर्फ ये पढ़ना है विलियम ब्लेक का, और कुछ उसके अंदर उसके 18-19 और पॉइंट्स हैं, उनको नहीं पढ़ना आपने, टाइम नहीं है, उनकी समरी वगैरह नहीं पढ़नी, आपने मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को थोड़ा रिव्यू कर लेना है, ठीक है। उसके बाद वर्ड्सवर्थ का लिरिकल, वर्ड्सवर्थ और ऑस्ट्रिक कॉलरिज का लिरिकल बैलेट जरूर पढ़ना, कि उसका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स क्या है, इसके 4 एडिशंस थे, कब पब्लिश हुए, कब नहीं पब्लिश हुए, कब पब्लिश हुए, और उन पहली पब्लिकेशन में कितने बुक्स थे, दूसरी पब्लिकेशन में कितने बुक्स थे, तीसरी पब्लिकेशन में कितने बुक्स थे, ये चीजें आपने जरूर ब जरूर गो थ्रू करनी है। उसके बाद अच्छा, जॉन कीट्स के बारे में ओड्स टू ग्रेशनवर्ड क्या कहता है, इसके अंदर 2 to 3 to 4 लाइन्स जो इसकी समरी है वो जरूर पढ़ना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। बाकी है शैली है, या उसके बाद ये जो और टू शेलॉट जो है ये जरूर पढ़ना है आपने, ठीक है। और टू द वेस्ट विंड, दोनों बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है ये पढ़ना है, ठीक है। इनको आपने स्किप नहीं करना। ये हो गया अच्छा, लिटरेचर के अंदर हिस्ट्री हो गया, क्लासिकल पोएट्री हो गया, रोमांटिक पोएट्री हो गया। तीसरा क्रिटिसिज्म। Criticism, how can you sideline criticism when it keeps a very substantial importance in the history, in the eyes of examiner when he composes the poem? मैंने रेप ऑफ द लॉक यही कहा है कि उस अलेक्जेंडर पोप ने ही लिखा है, और ये मैं तकरीबन 50 मरतबा ऑनलाइन भी पढ़ा चुका हूँ, तो इट माइट बी स्लिप ऑफ टंग, लेकिन टीएस इलियट को भी मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, और अलेक्जेंडर पोप को भी। अच्छा, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो आगाज होती है ना, प्रॉपर आगाज, वो ग्रीक एज से होता है। ग्रीक एज कहाँ से होता है? प्लेटो से होता है।
प्लेटो जब पोइट्री को देखकर उस पे इल्जामात लगाता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई एक रिलीजियस बंदा किसी बेनकाब चीज को देखता है तो उस पे बरस पड़ता है, तो इसी वजह से उसी टाइम जो प्लेटो था उसको पोइट्री जो थी एक कवरलेस ऑब्जेक्ट था, एक टेस्टलेस ऑब्जेक्ट था, एक जो था क्या कहते हैं एक सेंसलेस जो क्रिएशन थी, तो उस पे उन्होंने वो बरस पड़ा था। इट इज अ falsehood, it leads to the falsehood, it's a mother of lies, it hides the reality, कुछ चार्जेस लगाए थे। फिर एरिस्टोटल ने उसको रिफ्यूट किया था। यहां से क्रिटिसिज्म स्टार्ट होती है पोइटिक्स में। प्लाटो ने कौन से चार्जेस लगाए और पोइटिक्स के चैप्टर्स कितने हैं और पोइटिक्स के अंदर चार्जेस रिफ्यूट एरिस्टोटल ने कैसे किए, ये चीजें आपने जरूर पढ़नी है। ठीक है, यहाँ से सवाल आता है। फिर अगर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर है, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी डेफिनेशन और दिए किसने उनकी डेफिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव करेलेटिव है, किसने दिया, क्या व्हाट डज इट मीन बाय दिस, ठीक है, ये चीजें हो गई किसके अंदर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अच्छा, हु सेड बाय हुम, किसने क्या कहा, किसके बारे में, ठीक है। तो जैसे कहा जाता है ना, फॉर एग्जांपल पोएट ऑफ पोएट स्पेंसर के एडवर्ड स्पेंसर के लिए कहा जाता है, सॉरी प्रिंस ऑफ पोएट्स, ठीक है। तो क्यों कहा जाता है, किसने कहा, तो इस बैकग्राउंड को थोड़ा स्टडी कर लेना, ठीक है। ये लिखते जाए ताकि आपकी जो है आगे चल के आपके लिए ये थोड़ा बहुत फायदेमंद साबित हो। तो हो गया हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्लासिकल पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री, हिस्ट्री। अच्छा, प्रोज जी कब शुरू होता है? प्रोज वैसे तो कहते हैं एंग्लो सैक्सन में थॉमस हॉवर्ड के थ्रू ही शुरू हो जाता है, और सॉरी बीड भी कहा जाता है, जिसने, अच्छा बीड को भी याद करना है, जिसने वो बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश के अंदर, ठीक है, बाइबल को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था प्रोज में, वहां से प्रोज शुरू होती है। लेकिन आपने पढ़ना किसको है, बेकन को पढ़ना है, हैजलिट को पढ़ना है, बेन जॉनसन को पढ़ना है, और आपने बेन जॉनसन हो गया, और उसके बाद जो पीरियोडिकल्स स्पेक्टिकर जो नाम था प्रोज, उसका मैं फाउंडर राइटर भूल गया, जो स्पेक्टर और पीरियोडिकल्स लिखते थे। अच्छा, उसके बाद फिलॉसफी और रूसो क्या थी, इसने कौन से जो किताब लिखी थी रूसो ने, उस एसेस को क्या कहते हैं, ये सिर्फ चीजें पढ़नी है, बाकी इसको डेप्थ में टच नहीं करना, क्वेश्चन वगैरह नहीं आते इस पे, ठीक। उसके बाद फिक्शन बाय फिक्शन आई मीन नॉवेल्स, ठीक है। नॉवेल्स आपने शुरू करने हैं, खास तौर पर ये तो आपने जो फर्स्ट नावल है, आज मैं यहाँ से आप क्लियर कर लें, फर्स्ट नावल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आए तो आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, पामेला, ठीक है। द फर्स्ट नॉवल ऑफ इंग्लिश इज पामेला, ठीक है। पामेला क्यों, क्योंकि ये, अच्छा सॉरी पामेला नहीं है, पामेला ऑप्शन होगा, एंड्रू जॉनसन होगा, टॉम जोन्स होगा, और आपके पास ये होगा डैनियल डेफ होगा, रॉबिन्सन क्रूजो। तो आपने सिलेक्ट करना है, ये मैं बात दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले स्टेटमेंट को छोड़, द फर्स्ट नॉवल ऑफ इंग्लिश इज टॉम जोन्स। ये क्रिटिक्स ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, क्रिटिक्स कह रहे हैं। पामेला एसपीएससी ने पहले इस जवाब को करेक्ट किया था, लेकिन वो गलत जवाब था, क्योंकि बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ है, आप अगर ब्रिटिश वेबसाइट्स को फॉलो करते होंगे, पाक एमसीक्यूज पे भी ज़्यादा भरोसा ना किया करें। ये आजकल के जो मैट्रिक पास किताब लिख के पब्लिश करवाते हैं, इस पर भी आप जो है ना वो भरोसा ना करें। आप ब्रिटिश रिसोर्सेज को जब मैंने कंसल्ट किया, अच्छा एडिसन, थैंक यू, स्टील, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग टू माई नॉलेज, फॉर मेकिंग मी रिटर्न देम। अच्छा, जो ब्रिटिश वेबसाइट्स होती हैं ना, उनको फॉलो किया करो, उनके मुताबिक इंग्लिश का जो पहला नावल है वो टॉम जोन्स है। क्यों टॉम जोन्स है? क्योंकि इट वॉज क्लोज टू रियलिटी, यानी कि एक इंसान है, क्या उसे भूख लगती है जब वो खाना नहीं मांगता? क्या जब उसको नींद आती है वो सो नहीं जाता? क्या जब उसका मूड होता है वो घूमता नहीं है? तो ये पामेला कैसा शख्स है कि if Pamela is not moved by natural instincts, वो अट्रैक्ट नहीं होती किसी बॉय की तरफ से, तो ये तो झूठ है ना, सरासर झूठ है। और फिक्शन में
जब आप डबल झूठ बोलते हैं तो वो क्या होता है, इट इज बेसिक, इट लीड्स टू ऑब्लिविजन, वो गुमराही की तरफ चली जाती हैं चीजें। वो नहीं है पहला नॉवल। पहला नॉवल इंग्लिश लिटरेचर का टॉम जॉन्स है। आप कर क्या है, अगर आप वो एसपीएससी इसको गलत करती है ना तो हम इसके लिए आवाज उठाएंगे, ठीक है। मैं मेरिट की भी बात करूंगा, मेरिट होगी या नहीं होगी, इस दफा इंशाल्लाह मेरिट होगी, और कैसे होगी भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये हो गया लिटरेचर। अच्छा, प्रोज हो गया, पोइट्री हो गया, फिक्शन हो गया, क्लासिकल पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री, हिस्ट्री वगैरह, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। लिंग्विस्टिक्स के अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स को आपने पढ़ना है, लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशंस को आपने पढ़ना है, लिंग्विस्टिक्स के जो अच्छा जो ब्रांचेस हैं, जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस जिसे हम कहते हैं, इंट्राडिसिप्लिनरी ब्रांचेस अलग होती हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी है, सेमेंटिक्स है, सिंटैक्स है, और बाकी जो वो है ना, क्या कहते हैं, अच्छा बाजू का डिफरेंस भी पूछते हैं, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पे थोड़ा क्लियर करके जाना, ठीक है। और उसके बाद जो सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, सोशल लिंग्विस्टिक्स के लिंग्विस्ट फिलोसोफर कौन से हैं, उन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट दिए, साइको लिंग्विस्ट के अंदर कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, उसके उनके फिलोसोफर्स कौन से हैं, ठीक है। ये आपने न्यूरो लिंग्विस्टिक्स के फिलोसोफर्स कौन से, उनके कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, इस पैटर्न में पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको पूरा उसका लैंडस्केप आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड टर्म सर्च करें ऑफ लिंग्विस्टिक्स, जैसे स्लैंग हो गया, प्रोल हो गया, रजिस्टर हो गया, ठीक है, डायग्लोसिया हो गया, आइसोग्लास हो गया, एक्सेंट हो गया, डायलेक्ट हो गया, ये चीजें इसको डिस्कस करके एग्जाम्पल के साथ चले जाए, ठीक है। और उसके साथ लैंग्वेज ओरिजिन जो थीरीज थी, 6-7 थीरीज है, उनकी वन लाइनर डेफिनेशन यार जरूर देखना। ये पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू व्हिच थ्योरी द लैंग्वेज डेवलप्ड आउट ऑफ द नेचुरल साउंड्स, यानी कौन सी थ्योरी ये कहती है कि जो हम लैंग्वेज में साउंड्स यूज करते हैं वो नेचुरल, यानी कि थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, रसलिंग ऑफ द ट्रीज, क्लैटरिंग ऑफ द फॉर एग्जांपल क्लाउड्स, तो ये जो नेचुरल आवाज है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल रोरिंग ऑफ अ लाइन, अच्छा उसके बाद मर्मरिंग ऑफ द बीज फॉर एग्जांपल, ये जो चीजें होती हैं तो वो जो है क्या कहते हैं, कौन सी थियरी कहती है, इस थियरी को भी जरूर पढ़ लीजिए, 8-10 लाइन होती है, ठीक है। ये मैं लिखते जाए, मैं तकरीबन इतनी लाइन इतने में आपको टॉपिक्स बताऊंगा जो कि आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये तो हो गया लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स। तीसरा आते हैं हम ग्रामर पर। ग्रामर के अंदर अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, लिटरेचर के अंदर आई थिंक, अच्छा लिटरेचर के अंदर आपने क्या करना है, जो लिटरेरी जो डिवाइसेस हैं ना, इस पे सवाल आएंगे। लिटरेरी डिवाइसेस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 8 से 10 पढ़ के जाते हैं, जिसमें सिंबली होती है, मेटाफोर होता है, शी इज अ मून, शी इज अ लाइक अ मून, वो चांद है, वो चांद की तरह है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऐड नहीं होता। बात सुने, 15 से 20 लिटरेरी डिवाइसेस को कवर करें, सिमिली करें, मेटाफोर करें, पर्सोनिफिकेशन करें, इमेजरी करें, सिटायर करें, मेटानिम करें, और ओनोमेटोपिया करें, क्या कहते हैं उसको, हाइपरबली करें, और एपीफोरा करें, एनीफोरा, ये सारी चीजें कवर करें। लेकिन बात ये है कि आप उनके एग्जाम्पल्स जो है वो इंग्लिश राइटर्स के वर्क से निकालें, ये देसी एग्जाम्पल्स याद ना करें। शी इज अ लाइक अ मून, शी इज अ मून, ही इज अ लाइन, ही इज अ लाइक अ लाइन, नहीं। आप उनकी एग्जाम्पल्स जब लिटरेरी जैसे शेक्सपियर के ड्रामा से आप देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स, तो आपकी जो जो क्या कहते हैं, योर विजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग वुड बी जो है ना वो लॉन्गर हो जाएगी, वो ज्यादा ज्यादा जो है ना वो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेप्थ में चली जाएगी, ठीक है। पास पेपर्स अवेलेबल है हमारे पास, हम तैयारी करवा रहे हैं 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह। बहुत ही इसकी तो ऐसे समझिए कि फीस जो हम ले रहे हैं वो ना लेने के बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, पास पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है। हम अब बारी बारी वो अपने फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं, और यूट्यूब पर भी मैंने सारे तकरीबन जो भी पास पेपर आता है मैंने सॉल्व करके यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ फॉर द टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स, ठीक है।
और उसके बाद जो है पास पेपर्स यू कैन एक्सेस और एडमिन, क्योंकि अभी तक भी 250 तकरीबन ऐसी चेयर्स हैं व्हिच आई हैव नॉट रिप्लाइड येट, यू कैन अच्छा, सो लेट्स रिज्यूम। उसके बाद जो गेस्ट क्वेश्चंस है, आई विल बी पोस्टिंग द गेस्ट क्वेश्चंस in the groups which are paid, and in on the Facebook as well I will be posting the guest questions. तो उसके बाद बेटा देखें मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स में आपको बताता हूँ, यानी कि वेरियस जो है वो क्वेश्चंस जो कि किसी का एक उसका एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बनता, लेकिन मैं बताता हूँ, लिख ले आप इसको जरूर थोड़ा रिवाइज करें, जिसमें नोबेल लॉरियट्स कौन से हैं, सॉरी नोबेल लॉरियट्स नहीं पढ़ते इनको, नोबेल लॉरियट्स पढ़ते हैं इनको, ये कौन है और कब से शुरू हुए। अरे सारे अभी 1901 से शुरू हुई है फॉर एग्जांपल, और आज 2025 है, यानी कि सवा सदी से लेकर ये क्या कहते हैं, ये जो पेपर सॉरी नोबेल प्राइज का जो प्रोसेस से सिलसिला है चलता आ रहा है। ठीक है, तो आपने 10 से 20 जो इम्पोर्टेंट है मैं उनकी लिस्ट शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह फेसबुक वेरी सुन, आप उनको भी फॉलो करते रहें। और उसके बाद पोइट लॉरिएट्स, वो बिल्कुल ही शुरू होते हैं जॉन ड्राइडन से, जॉन ड्राइडन को के बाद जो 5 और आते हैं सीक्वेंस पे वो, और करंट पोइट लॉरिएट्स मेरे ख्याल में अभी तक साइमन आर्टिज जो कि आजकल पोइट लॉरिएट है इंग्लैंड के, उसको भी आपने डिस्कस करना है। अच्छा, नोबेल लॉरिएट्स जो रिसेंटली अभी 2025 में, जैसे साउथ कोरिया की लेडी थी, साउथ कोरिया की लेडी थी मेरे ख्याल में ना, जो उसने नोबेल प्राइज जीता था, she promoted a story in which she exposed the systematic change against the women, against the will and the wish of the women, that the women are systematically chained in the male dominated society, chauvinist society, chauvinism के अंदर जो है वो women are suffering, and the women have no say, no power and no dominance in domestic or in social domains of life. So based on this, woman cannot decide is what she wants to eat, what she wants to wear, and what she wants to decide for her future, because she is categorically, systematically, detained in the chains of male chauvinism. ठीक है, तो इसके बेस पे उसको नोबेल प्राइज मिला था, तो ये भी इसको भी आपने अपने इल्म का हिस्सा बनाना है। ठीक है, फर्स्ट अच्छा, अदर नेम्स ऑफ ड्रामास, अदर नेम ऑफ लिटरेरी वर्क्स, यानी फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि मैं कैसे एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे कहते हैं ना फॉर एग्जांपल, अच्छा टॉम जोन्स का पूरा नाम क्या है या दूसरा नाम क्या है, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स द फाउंडलिंग, इसका पूरा नाम आपने याद करना, यानी एक वर्क है उसका पूरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है, टॉम जोन्स द हिस्ट्री ऑफ फाउंडलिंग। समझ आ रही है? आई थिंक सर समझ आ रही है ना आपको? एक वर्क है और उसका जो दूसरा नाम है या सेकंड या ये पूरा नाम है, ये भी सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड नेम, फर्स्ट नेम क्या था, सेकंड नेम क्या था, जैसे जैन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस का फर्स्ट इंप्रेशंस पहला नाम था, प्राइड एंड प्रेजुडिस दूसरा नाम था। फादर्स एंड फाउंडर्स इन लिटरेचर, ये सारी चीजें। अच्छा, ग्रामर के अंदर अच्छा, हैंकिंग साउथ कोरियन नोबेल प्राइज शेयर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी रिमेम्बर। और अच्छा, लिटरेचर के अंदर क्या कहते हैं आप सॉरी ग्रामर के अंदर आपने एनालॉजी जरूर पढ़े, एनालॉजी के 20 से 25 रूल्स होते हैं, वो कवर करें। वोकैबुलरी सीएसएस के पास पेपर से कवर करें। इडियम्स भी पूछते हैं सीएसएस पास पेपर्स के, प्रेजेंट कंपोजिशन पेपर से कवर करें। और उसके बाद क्या होता है, सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस करेक्शन के जो रूल्स के हमारे लेक्चर्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया है, और उसके आप तकरीबन वैसे तो 50 रूल्स हैं ओवरऑल सेंटेंस करेक्शन के, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर, मतलब नीदर नॉर से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, इधर और से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, वुड या पास्ट फ्यूचर हो, जैसे फ्यूचर पास्ट सेंटेंस होता है आई वुड, ठीक है, आई वुड हेल्प
पुअर, आई वुड हेल्प पुअर, यानी कि एक तो ये हो गया ना मैं गरीबों की मदद करूंगा। आई वुड हेल्प पुअर यानी कि यूज्ड टू की जगह पर ये यूज है, जैसे पास्ट फ्यूचर कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो इसके जो स्ट्रक्चर, अच्छा ये कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर भी, जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं वो आपने जरूर पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये था हमारी तरफ से थोड़ी बहुत जो आपके इल्म के सफ़र में जो आई वाज ट्राइंग टू पुट माय कंट्रीब्यूशन, जो आपकी इल्म की राह में जो थोड़ी बहुत शमा हमारे से थी हमने डाली है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे थे कि आपको गाइड करें, और ऑन द टाइम वी हैव फैसिलिटेटेड यू। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आप पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा कोई सवाल है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं एग्ज़ाम के हवाले से। 50 क्वेश्चंस होते हैं, और इसके तकरीबन जो है आपको 60 मिनट 90 मिनट्स देते हैं, या 60 मिनट ऐसे ही देते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, और ये पेपर पे लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद इसकी जो डिडक्शन होती है वो 0.5 होती है। 0.5 मीन्स अगर आपके 2 गलत है तो आपके 1 मार्क, सही क्वेश्चन में से आपके 1 मार्क को माइनस कर दिया जाएगा। और इसकी मेरिट 65 से जो अबव होते हैं स्टूडेंट्स, सीट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है, तो 65 वाले स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मेरिट पे आएंगे। मैं अपने ज़ाती स्टूडेंट्स में जो कि 400 to 500 इनरोल्ड स्टूडेंट्स थे, उनसे उम्मीद करता हूँ दे विल टॉप दिस लिस्ट। जीके, अच्छा थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। अच्छा ये जो 10% का जीके है, हमने तो बात करने भूल गए, बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर एजेंडा, सो आई फॉरगॉट इट। जीके के अंदर देखो, जीके में आप क्या पढ़ेंगे। एक तो जीके में पाकिस्तान स्टडी आता है, ठीक है। दूसरा जनरल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान, जनरल ऑफ द वर्ल्ड, करंट पाकिस्तान का करंट अफेयर्स आएगा, इस्लामियात आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो अभी जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन तो आप पक्का पढ़ लें कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। ये अपना है ना जो चाइना ने बनाया है, पाकिस्तान ने मिलकर, क्या नाम है इसका, कराकोरम हाईवे, इट्स द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सीपेक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, सिफ्स से लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं। सिफ्स क्योंकि इट इज़ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बाय जो है वो शहबाज शरीफ, द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ। और उसके उस वक्त जो है, जो पाकिस्तान की जो मेन मिनिस्ट्रीज हैं, उनके चीफ ऑफ हेड हो गए, या चेयरमैन सेनेट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर्स हो गए प्रोविंसेस की, ये सारी चीज़ें तो आती हैं, आपने तो कवर करनी है। एनी कॉस्ट, मैंने बताया था ना पहले बेटा कि सेंटर हैदराबाद इसलिए रखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज को हैंडल करने के लिए दे हैव डिसाइडेड हैदराबाद एज अ कॉमन सेंटर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द सिंध, ठीक है। तो पाकिस्तान स्टडी के लिए जो अभी डैम्स बन रहे हैं, डैम के इश्यूज है, वाटर स्कैर्सिटी के इश्यूज है, और एनर्जी क्राइसिस के इश्यूज हैं, जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, जो एफडीए के इश्यूज है। अच्छा रिसेंटली एक डील ख़त्म हुई है IMF और पाकिस्तान में। IMF ने बिल्कुल जवाब दे दिया है कि वी विल नॉट नो मोर गिव एड टू पाकिस्तान, और उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ आल्सो अनाउंस्ड नो एड पॉलिसी विद पाकिस्तान। उस पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने पहले बताया सीपेक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जी बिल्कुल आएंगे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद जो है कराकोरम इज द 8th वंडर ऑफ पाकिस्तान विच इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। और जो ये पासेस बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, विच कनेक्ट्स प्रोविंसेस, विच कनेक्ट्स कंट्रीज, अदर कंट्रीज विद पाकिस्तान, these questions can be repeat। अच्छा पावर प्लांट्स, एनर्जी रिसोर्स, जो जब मैंने पेपर दिया था सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का, उसके अंदर एक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ पाकिस्तान कहाँ पर मौजूद है। तो एक तो उसमें भावलपुर का एग्जाम्पल था, तो वो करेक्ट आंसर था। कराची के अंदर है, वो भी मैंने लिखा था, वो करेक्ट था। उसके अंदर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं, सोलर पावर प्लांट है, वो इट इज़ लोकेटेड इन बहावलपुर, ठीक है। और अच्छा इसके साथ साथ ये जो हमारी लिस्ट भी बनी हुई है, वैसे जो हम EST और ECT की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो लिस्ट में चलो आपको भेज दूंगा। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद दिस इन दिस सेशन। मैं ये ओपन रखता हूँ, ये वीडियो आप किसी वक्त भी देख सकते हैं। ये आई होप कि ये बहुत बड़ी आपके लिए गाइडेंस साबित हुई भी, और आपके जो मुख्तलिफ क्वेरीज और क्वेश्चंस थे वो एड्रेस हो चुके होंगे।
Thank you so much for watching this and remember being your prayers.